छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के ब्लूप्रिंट पर आधारित कक्षा 12वीं के इकाई 3 के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है उसमें से 1 अंक के पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर शॉर्टकट समझाएंगे, जिससे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, और उससे पहले सिलेबस में कौन कौन सा अध्याय इस इकाई के अंतर्गत है उसको देखते हैं। कक्षा 12वीं विषय भूगोल ब्लूप्रिंट पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न इकाई 3, इसमें विषय वस्तु 5 अध्याय रखा गया है और इसमें कुल 12 अंक है। इस 5 अध्याय में प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं, इसके साथ ही परिवहन एवं संचार के साधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये 5 अध्याय रखा गया है। यहाँ से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस 12 अंक के प्रश्न में 1 अंक के 1 प्रश्न रहेगा और 3 अंक के 2 प्रश्न रहेगा, 6 अंक हो गया, और एक 7 अंक हो गया, और 5 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक भाग के अलग अलग वीडियो आप लोगों के सामने आएंगे, जिसमें से 1 अंक के 1 प्रश्न जो आएगा उसके लिए बहुत ही सटीक और कम ही प्रश्नों को रखा गया है, जो आपको 15 से 20 मिनट के वीडियो में पूरा कर दिया जाएगा। इसके बाद हम 3 अंक के प्रश्न लेकर आएंगे, वो अगले वीडियो में होगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य बच्चों को शेयर भी कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं, ये पहला प्रश्न। सभी प्रश्नों में उदाहरण और जहाँ ज़रूरत है वहाँ परिभाषा भी दिया गया है। ज़रूरत पड़े तो लिखना, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। सफिशिएंट उत्तर 1 नंबर के लिए इतना ही है, लेकिन उदाहरण लिख देने से थोड़ा सा और अच्छा होता है। परिभाषा की ज़रूरत पड़ा तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो यहाँ पर है, जिन आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक क्रिया क्या है? मनुष्य अपने जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, धरती पर जीवित रहने के लिए कोई ना कोई क्रिया करता है, वो सब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे क्रियाएं जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन होता है, ऐसे कार्य करता है जीने खाने के लिए, उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जिसमें प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वस्तु से जुड़कर काम करता है। इसमें उदाहरण के लिए कृषि है, मत्स्य पालन है, मछली पालन। तो कृषि भी जमीन से करता है, वो प्रकृति से जुड़ के करता है। इसी प्रकार मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन भी वो किसी नदी, तालाब, समुद्र में जाके करता है, प्रत्यक्ष करता है प्रकृति के साथ। इसी प्रकार वानिकी यानी कि फल, सब्जी, फूल, वन आदि लगाना, ये भी प्रकृति के साथ है। इसी प्रकार इसका परिभाषा भी दिया गया है, यदि पूछ दे तो प्राथमिक क्रिया की परिभाषा दीजिए। वेब्रिज के अनुसार प्राथमिक क्रियाएं वही गतिविधियां हैं जो सीधे धरती या जल स्रोतों से संसाधन प्राप्त करती है। स्पष्ट है, जैसे बोला गया है। इसी प्रकार खनन किसे कहते हैं? खनन स्पष्ट है, आप लोग खुद जानते हो। खनन मतलब खोदना, सीधी सी बात है। अब उसको अपने शब्दों में भी लिख कर आप लिख सकते हैं उत्तर को। फिर भी यहाँ देखिए क्या है, आप अच्छा से जमा सकते हैं। धरती की ऊपरी या भीतरी परतों से खनिज पदार्थों को निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला खनन, कोयला का निकालना, लोहा अयस्क खनन, लोहा अयस्क का निकालना, इसके उदाहरण है। हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 में है, ट्रक फार्मिंग कृषि किसे कहते हैं? स्पष्ट है, ये भी ट्रक वही ट्रक है जो आप लोग जानते हैं। और फार्मिंग कृषि, ट्रक फार्म, तो भाई ट्रक में खेती नहीं होता है, उसका क्या उपयोग है इसे देखिए। कस्बों या शहरों के पास ताजी सब्जियां व फल उगाने एवं कम दूरी पर तेजी से परिवहन करके बेचने वाली कृषि को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। ट्रक का मतलब क्या निकला? शहर के आसपास जो खेती होता है उसको तुरंत ही निकाला जाता है और उसे बाजार तक पहुंचाया जाता है, तो उस जगह ट्रक की उपयोग होता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा गया है। उदाहरण दिया है, शहरों के आसपास सब्जी मंडियां, शहरी क्षेत्रों से लगी नर्सरी फार्म आदि इसके अंतर्गत आते हैं। च्युइंगम कैसे बनता है? च्युइंगम को ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नहीं जानता होगा। फिर भी देखिए कैसे बनता है, इसको देखिए। और ये प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे अनुमान है, क्योंकि ये भी प्राकृतिक संसाधनों से है। च्युइंगम बनाने के लिए प्रायः प्राकृतिक या सिंथेटिक अपरबड़ दिया गए हैं। हालांकि पहले प्राकृतिक रबड़ से, जैसे पदार्थ चीकल को उबालकर शक्कर व फ्लेवर मिला करके ठंडा और लचीला किया जाता है, यही च्युइंगम है। लेकिन वर्तमान में उदाहरण के लिए दिया है प्राकृतिक चिकल से बना पारंपरिक च्युइंगम, और दूसरा है सिंथेटिक। आजकल आधुनिक च्युइंगम बनाए जा रहे हैं, ये गम बेस से बनाया जाता है। अगला है, जंग का कटोरा किसे कहते हैं? आप लोगों ने जानते हैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहते हैं कि यह धान दिखता है, धान ज़्यादा होता है तो सघन होता है, सघनता के नाम से कटोरा है। ज़्यादा होता है ऐसे नहीं कहेंगे, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा धान तो और प्रदेश है,
तो इस तरह से जंग का कटोरा, जंग मतलब लड़ने वाला जंग नहीं है, यहाँ पर जंग का मतलब होता है वो लोहे पे जो लगता है। इसी प्रकार किसी क्षेत्र में भारी उद्योगों के बंद होने पर सिर्फ लोहा लोहा हो जाता है, जिसका रख रखाव नहीं होने पर खुला वातावरण में उसमें जंग लगने लगता है। उद्योगों के भारी उद्योगों के बंद होने पर लोहा ही दिखाई देंगे, और वहाँ खुले स्थान पर रहने पर उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। आर्थिक गिरावट के कारण खाली पड़ जाता है वह क्षेत्र, जीर्ण शीर्ण हो जाता है। उद्योग क्षेत्र में जंग का कटोरा कहा जाता है, इसे रस्ट ब्लाउ के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के ग्रेट लैक्स क्षेत्र में कई पुराने औद्योगिक शहर है, वहाँ इस तरह का क्षेत्र है। इंग्लैंड के पुराने औद्योगिक शहर इसके उदाहरण है। उदाहरण आप चाहो तो लिख सकते हैं, याद आए तो अच्छी बात है, टीचर को भी लगता है, जांचने वाले को भी लगता है कि ये अध्ययन किया है, पढ़ा है, जानता है। लाल कॉलर से क्या तात्पर्य है, इस उत्तर के अलावा थोड़ा सा और बताएंगे हम। लाल कॉलर के लिए जो बातें हैं उसको हमने यहाँ पर लिखा है। लाल कॉलर, कॉलर वही है, श्रमिक के लिए आता है, किस किस प्रकार के काम करने वाले का, व्यक्ति का कौन सा कॉलर रहता है उसके आधार पर। लाल कॉलर शब्द आमतौर पर सरकारी कर्मचारी या श्रमिक आंदोलनों से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन के कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, यूनियनों के पदाधिकारी। तो इस तरह से कुल मिला के अंत में हम कहें तो ये श्रमिक वर्ग के लिए पहचान आता है। इसी प्रकार अन्य कॉलरों का भी अलग अलग पहचान है, तो सीधे से हम कह सकते हैं लाल कॉलर श्रमिक वर्ग के लिए है। पंचम क्रियाकलाप से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, यहाँ पर हमने प्रथम, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय का चतुर्थक ही सिलेबस में देखा है। ये पंचम कहाँ से आ गया, तो आ गया तो अब इसका उत्तर भी होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि पंचम क्रियाकलाप में निर्णय लेना, मतलब सीओ जैसे, मतलब बड़े पदों पर, सबसे उच्च पदों पर बैठने वाला कोई भी हो सकता है। उच्च शोध करने वाला, अच्छे वैज्ञानिक शोध जो नए शोध करके लाते हैं। वैज्ञानिक नवाचार वही है, नए शोध लाना। नेतृत्वकर्ता जो किसी समाज को, किसी देश को क्या करता है, नेतृत्व करता है, उसका नेता होता है, चुनाव लड़ने वाला नहीं। नेतृत्व करता है मतलब वही आगे बढ़ाता है। इस तरह से जुड़ी गतिविधियां आती है, जैसे कि टॉप प्रबंधन या बड़े अनुसंधान की परियोजनाओं में जो उसका चेयरमैन होता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र चलाना, बड़े कारपोरेट या राष्ट्रीय नीति निर्माण, एक देश से दूसरे देश की नीति निर्माण करने वाला जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, उसे हम पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत लाते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 के अंतर्गत आता है वह स्थान। अच्छा, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं, पहले ध्रुव को समझ जाए फिर प्रौद्योगिकी को समझ जाए। इसके पास है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी। बच्चे, कुछ बच्चे उद्योग समझ जाते हैं, ध्यान रखिए, तकनीकी, टेक्नोलॉजी। इसी प्रकार ध्रुव का मतलब होता है ऐसा जगह जहां सघनता हो या चारों तरफ से एक जगह ऐसे होता है, हम ध्रुव किसको बोलते हैं, ये ध्रुव है। धुरी, किसी पहिए का धुरी भी हो सकता है, कई रेखाओं के मिलने की जगह को हम धुरी कह सकते हैं, या घुमा फिरा के यदि और कहें तो केंद्र भी कह सकते हैं चारों तरफ का। इसे ध्रुव शब्द लगाया गया है, सही अर्थों में सघनता के लिए है। इस तरह से वह स्थान या क्षेत्र जहां उच्च स्तर की तकनीकी, क्योंकि प्रौद्योगिक ध्रुव को खोज रहे हैं, तो तकनीकी या वैज्ञानिक गतिविधियों का क्या हो, घनत्व हो, सबसे ज्यादा सघनता हो, उसे प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली अमेरिका का, भारत का बेंगलुरु जैसे तकनीकी क्षेत्र है जहां पर प्रौद्योगिकी ध्रुव है। साइबर स्पेस से क्या आशय है, इसको शायद मैं पढ़ा चुका हूं। कंप्यूटर नेटवर्क और सभी डिजिटल माध्यमों से बनने वाली आभासी मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता है ना, वातावरण को साइबर स्पेस कहते हैं। ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, ई कॉमर्स, वेबसाइट संचार के साधन है। बाकी नेटवर्क क्या होता है, हम बाकी संचार के साधन जैसे पेपर है, पुस्तक है, टीवी है, इसे देख तो सकते हैं, ये नहीं दिखने वाला माध्यम है। इसीलिए अब आता है आप लोगों को यहाँ पर नाप्टा क्या है। अब ऐसे शब्दों से कई प्रश्न बनते हैं, किताबों में है, तो इस वर्ष जो पूछे जा सकते हैं उसके आधार पर इसको लिया गया है। नाप्टा अलग अलग शब्दों का यानी कि पहला अक्षर लिया गया है और उनसे बना हुआ है। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका मतलब है कि नॉर्थ अमेरिका में जो क्या बोलते हैं, आयात निर्यात का जो समझौता हुआ है उसके नाम है ये, जो उत्तरी अमेरिका के 3 देशों के बीच
अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, ये बड़े देश हैं वहाँ के। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और कनाडा और मेक्सिको बड़े देश हैं। इन देशों के बीच मुक्त, मुक्त का मतलब मुफ्त नहीं समझना है, मुक्त मतलब फ्री नहीं, मुक्त है मतलब यहाँ एक ऐसे समझौता हुआ है कि एक दूसरे देश कुछ मामले में व्यापार आसानी से कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा, उसमें कुछ शुल्क या शुल्क माफ़ी या तो कुछ समझौता के तहत ये व्यापार होता है, ऐसे और नीचे पढ़ेंगे, व्यापार की समझौता होता है, इसे हम कहते हैं। तो ये एग्रीमेंट है, मतलब हस्ताक्षर है इन तीन देशों का। यह 1994 में लागू हुआ था, सन भी दिया गया, जरूरी नहीं है, पूछा जाए तो लिखो, नहीं तो नहीं। उदाहरण के लिए अमेरिका और कनाडा के बीच वाहनों का आयात निर्यात होता है, यहाँ पर सीमा पर इसे रोका टोका नहीं जाता है, तो ये मुक्त है, फ्री। इसी प्रकार फ्री मतलब टैक्स वाला फ्री नहीं, मतलब बिना रोक टोक के निर्यात आयात होता है, इस समझौते के अंतर्गत आसान हुआ है। ये नहीं कि हम उस जगह में भेज रहे हैं तो कितना भेज रहे हैं उसकी जानकारी दें, कब भेजें इसकी जानकारी दें, ऐसे ज़्यादा रोक टोक नहीं होता है इसमें। इसी प्रकार साप्टा है, साप्टा में है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यह भी वही है, साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया के, जिसमें भारत भी शामिल है, यहाँ पर फ्री ट्रेड एरिया, यहाँ पर भी हमें आयात निर्यात करने के लिए मुक्त है। मुक्त मतलब हम किसी भी कुछ देशों का, वहाँ हम किसी भी सामान को मंगा सकते हैं, भेज सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगा। दक्षिण एशियाई देश जैसे यहाँ पर है भारत, नेपाल, पाकिस्तान आदि जैसे देशों के बीच व्यापार में सुगम बनाने के लिए समझौता हुआ, ये भी समझौता है, और इसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार में बाधाएं आती है, एक देश से दूसरे देश में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है, तो इस व्यापार में कई बाधाएं हो जाती है लेन देन का, तो उसे सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए ऐसे समझौताएं की गई है, जिसका नाम है यहाँ के लिए साप्टा, वहाँ के लिए नाप्टा। ये दो हो गया। विनिर्माण से क्या आशय है? विनिर्माण हालांकि निर्माण से ही संबंधित है, उद्योग से ही संबंधित है, तो यहाँ देखें विनिर्माण का मतलब कच्चे माल को प्रसंस्करण, मतलब उस प्रसंस्करण का मतलब रूप को बदलना, कहने का मतलब यह है कच्चे माल गेहूं है, उससे आटा बनाना प्रसंस्करण है, धान से चावल बनाना प्रसंस्करण है, इसी तरह से आटा से बिस्किट बनाना भी एक प्रसंस्करण है, तो जरूरी नहीं है कि सीधे कच्चे माल से बनेगा। इसी प्रकार कपड़े से पोशाक बनाना प्रसंस्करण ही है। इसी प्रकार कच्चे माल को प्रसंस्करण के माध्यम से उपयोगी उपभोक्ता वस्तु बनाना, मतलब वस्तु ऐसे बना देना जिसे कोई उपयोग करता हो, या औजार के रूप में बनाना, बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। इसमें इस्पात से कार बनाया जाता है, कपास से वस्त्र बनाया जाता है, या कपड़े से वस्त्र बनाया जाता है, ये विनिर्माण के अंतर्गत आता है। महामार्ग किसे कहते हैं? हर देश में मार्गों के नाम अलग अलग है। यहाँ पर लंबी दूरी की चौड़ी व तेज गति चलने वाली सड़कें सभी देशों में हैं, जो दो बड़े शहरों या राज्यों को जोड़ता है, किसी देश के जोड़ती है, महामार्ग कहलाते हैं। भारत में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे एनएच के नाम से जानते हैं, अलग अलग नंबर है। अमेरिका में इसे इंटर स्टेट हाईवे के नाम से जाना जाता है, हमारे यहाँ भी हाईवे कहते हैं। इसी तरह से ये उदाहरण है, उदाहरण जरूर लिखिए यदि आपको याद आता है तो। जापान का टेट्राएड किस शहर को कहा जाता है? तो जापान में टेट्राएड ऑफ जापान सामान्यतः टोयोटा सिटी को कहा जाता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ ऑटोमोबाइल निर्माण का प्रमुख केंद्र है। कुछ स्रोत नगोया शहर में भी है, ऑटोमोबाइल के बड़े केंद्र के रूप में इसे उल्लेखित किया जाता है। सैलरी शब्द सुनने से सब जान जाते हैं, है ना, सैलरी शब्द क्या है, लेकिन इसको लिखें कैसे, ये मेन बात है। तो हम 15 नंबर के प्रश्न पहुंच चुके हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है। तो इस तरह से देखिए, सैलरी शब्द से आप सब जानते हैं, लैटिन भाषा के सैलरियम, देखिए इस शब्द को आप लिख देंगे, आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। सैलरियम शब्द से आया है। इसी प्रकार जिसका मूल अर्थ होता है नमक संबंधी भत्ता, मतलब यहाँ इस समय लैटिन भाषा में नमक के कामगार को, काम करने वालों को उसका भत्ता दिया जाता था। प्राचीन रोमन सैनिकों को नमक या उसके मूल्य के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता था, नमक के बदले, नमक के रूप में, नमक के मूल्य के रूप में। आगे चलकर यह वेतन, सैलरी शब्द आगे चलकर वेतन का रूप बन गया। प्रश्न क्रमांक 16, मुक्त व्यापार से क्या आशय है? पहले ही बता चुके, मुक्त व्यापार का क्या आशय है, उसी को फिर से यहाँ बताया गया है। यदि वो प्रश्न ना आए तो ये आएगा।
मुक्त व्यापार वह नीति है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सीमा शुल्क या अन्य बाधाओं को, सीमा शुल्क भी हो सकता है या कुछ भी बाधा हो सकता है, उन बाधाओं को कम किया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है ताकि एक देश दूसरे देश से आसानी से आयात निर्यात कर सके। यूरोपीय संघ का आंतरिक मुक्त व्यापार, आसियान को आपने शायद ऊपर में पढ़े हैं, नीचे में आगे के सदस्य देशों पे व्यापार समझौता हुआ है। साप्टा और नाफ्टा को हमने पढ़ा है ऊपर में। ओपेक, ये भी है OPEC, एक एक अक्षर को लेकर बनाया जाता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऐसे देश जो पेट्रोल भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं मतलब निर्यात करते हैं, उन देशों का संघ है, ऑर्गेनाइजेशन, संघ, ओपेक इस नाम से बना है। 2 प्रश्न बन जाएगा इससे। इसका अर्थ क्या है तो भी बना लोगे इसके माध्यम से। यह मुख्यालय पूछ रहा है, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ओपेक के सदस्य देशों में सऊदी अरब, इराक आदि प्रमुख तेल निर्यातक देश शामिल हैं। तो 2 प्रश्न का उत्तर बन रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार आपको आसियान का मुख्यालय कहाँ है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसी प्रकार यही दक्षिण एशियाई संघ का एक संघ है। इनके सदस्य देश में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आदि आते हैं। ये इंडोनेशिया के आसपास है। प्रश्न क्रमांक 19, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ की जीवन रेखा है? साइबेरिया कहाँ है? इसको जान जाने से उत्तर पता चल जाएगा किस क्षेत्र को कहते हैं। ये साइबेरियन क्षेत्र हम रूस के क्षेत्र को कहते हैं। इसी प्रकार ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जीवन रेखा रूस है, रूस की जीवन रेखा है, जो कि इसके पश्चिम भाग को, मॉस्को को, पूर्वी भाग व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है, फैलाता है। पूरे रूस बहुत लंबा है, जिसको इस छोर से इस छोर जोड़ देता है। और यह एक ऐसा रेल मार्ग है जो विश्व का सबसे लंबा माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का शाब्दिक अर्थ या शाब्दिक रूप क्या है? मतलब इसको हम क्या बोले? शाब्दिक रूप, विश्व स्वास्थ्य संगठन को तो हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन ही बोलते हैं। फिर भी यदि अंग्रेजी में इसे कहा जाए शाब्दिक रूप तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम WHO के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यदि एक प्रश्न और पूछे तो ये हम जान जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 21, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर के बारे में जब उसका चैप्टर आएगा, इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न में इसमें पूछा जाएगा, उसमें है ही। तो इसका निर्माण का डेट पूछ रहा है, ऐसे आ सकता है, बाकी इसके बारे में पूरा डिटेल उधर पढ़ाएंगे। तो सुएज नहर का निर्माण 1859 में शुरू होकर 1869 में पूरा हो गया था। यह मिस्र में है। मिस्र में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, आपने पढ़ा होगा, निश्चित है। तो ये 2 चीज़ें याद करना है, कहाँ से कहाँ जोड़ती है। निष्कर्षण प्रक्रिया क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसके आगे भी मैं और कुछ जोड़ने वाला हूँ, तो इसको पहले तो पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? किसी पदार्थ या संसाधन को उसके प्राकृतिक स्रोत से निकालने या पृथक्करण या पृथक करने की क्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। अब इसमें पेट्रोलियम निष्कर्षण, कच्चे तेल को धरती से निकालना, धातु अयस्कों को निकालना निष्कर्षण कहा गया है। इसके आधार पर मैं और भी बता दूं कि ऐसे तरल पदार्थ है जिसे पेड़ पौधे से भी निकाला जाता है। जैसे ताल के पेड़ से ताड़ी निकाला जाता है, रबड़ के पेड़ से उसका दूध निकाला जाता है। तो यह भी निष्कर्षण व्यवसाय के अंतर्गत आता है, जो प्राथमिक व्यवसाय के श्रेणी में आता है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस व्यवसाय के अंतर्गत आता है, तो ये प्रकृति से जुड़कर कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 23, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे व्यस्ततम, सबसे ज्यादा जहां जहाजें चलती है, ऐसा समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सामान्यतः और क्लियर है, इसको हम पढ़ते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर मार्ग। मतलब हम इसमें किसको जोड़ते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर समझाऊंगा, नहीं आया होगा तो। यूरोप और अमेरिका के बीच है, जिसमें बीच में हमारा अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहते हैं, इसी के बीच में चलता है। विश्व का सबसे व्यस्ततम है, लंबा नहीं, व्यस्ततम, सबसे ज्यादा जहाजें इसमें चलती, शायद और बता चुका हूँ इसको। न्यूयॉर्क से लिवरपूल और रॉटरडैम तक जाने वाली जहाजें इसमें शामिल है। और दोनों विकसित एरिया है। कहाँ? यूरोप का पश्चिमी भाग और अमेरिका का पूर्वी भाग। सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र है, घना जनसंख्या है, विकसित एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ ज़्यादा आवागमन और आयात निर्यात होता है। फूल की खेती कौन सी कृषि के अंतर्गत आता है, उसका नाम ही बताना है खाली। प्रश्न क्रमांक 24, फूलों की व्यावसायिक खेती को फ्लोरिकल्चर
कहा गया है। यहाँ पर लिखा है यह पुष्प कृषि कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब, गेंदा, लिली जैसे फूलों का खेती होता है। अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 25 पर। 25वें नंबर के प्रश्न में आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहा जाता है? आधारभूत उद्योग ध्यान से समझना है आपको, वे उद्योग जो अन्य सभी उद्योगों के विकास के लिए बुनियादी सामग्रियां या सेवाएं प्रदान करते हैं, आधारभूत उद्योग कहते हैं। अन्य किसी उद्योग के लिए, उदाहरण कि ऐसा उद्योग जो उपभोक्ता वस्तु नहीं, ऐसा उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए सामान बनाता है, उसे हम क्या कहेंगे? आधारभूत उद्योग कहेंगे। जैसे कि उदाहरण, आधारभूत उद्योग क्या है? लोहा इस्पात उद्योग से विभिन्न लोहा के सामान चैनल बनता है, मशीन बनता है, गियर बनता है, तो ये लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, क्योंकि इस उद्योग के होने पर भी ही हम दूसरा उद्योग खोल सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन में बिजली उद्योग भी आधारभूत उद्योग है, बिजली नहीं रहेगा तो दूसरा उद्योग चलेगा नहीं, तो आधारभूत उद्योग जो दूसरे उद्योग को चलाने के लिए जरूरी है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए तैयार रही है। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है हमारा 26वां नंबर प्रश्न। मैनचेस्टर इंग्लैंड मुख्यतः कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड में ये भी पहले स्टार्ट करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, यहीं से स्टार्ट हुआ, इधर आसपास से। तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला शहर है मैनचेस्टर, इंग्लैंड का। सूती वस्त्र उद्योग ऐतिहासिक केंद्र के रूप में इसे कॉटन पोल्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये 26 क्वेश्चन यदि इकाई 3 से कर लिया जाए तो आपका प्रश्न आसानी से बन जाएगा। इसके साथ हम 3 नंबर के प्रश्न लेके आएंगे इकाई 3 के भूगोल के अंतर्गत 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं इसके बाद वाले वीडियो में। तब तक इसको पूरा कर लें, तैयारी कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।